क्लास 11th वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, हाउ टू कैलकुलेट इट और मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैलकुलेट करना है। सो आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो कि जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसलिए उसको मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट मास इज द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस, sum total of atomic masses which are present in formula unit of a compound। अभी formula unit क्या भला है? molecular mass तो समझ में आ गया कि molecular mass क्या है, sum total of all the atoms which are present in a molecule। जैसे मैंने आपको एग्जांपल तो बताया था ग्लूकोज का, ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल। तो जितने भी एटम्स इसमें प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो हमें मॉलिक्यूलर मास देता है। और प्लस कैसे करेंगे? जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, उसके एटम्स कितने हैं? 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, उसके एटम्स कितने हैं? 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, उसके एटम्स कितने हैं? 6। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज बेसिकली मॉलिक्यूलर मास? सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? वो भी एटॉमिक मासेस का सम ही है, बट इट इज़ फॉर फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस of all the atoms present in formula unit of a compound. Sum total of atomic masses of all the atoms present in formula unit of a compound. Present in a formula unit और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? मॉलिक्यूल जो है आपका, वो जब आप दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड कंबाइन होंगे तब उसको आप मॉलिक्यूल बोलते हो। फॉर्मूला यूनिट, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे जो बात की जा रही है वो कंपाउंड की बात की जा रही है। मॉलिक्यूलर मास में जो मास होता है वो मॉलिक्यूल का होता है, पूरे मॉलिक्यूल का। And molecule is what? It is a combination of two or more than two compounds. Combination of two or more than two, basically more than two elements जब मिलके बनते हैं तो molecule बनाते हैं, जैसे कार्बन, ग्लूकोज है। बट कंपाउंड जो है इट इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, टू या टू से ज़्यादा एलिमेंट्स। ठीक, a sum total of atomic masses of all the atoms which are present in formula unit of a compound. It is same as molecular mass. इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम उन एंटिटीज़ को कंसिडर करेंगे आप कंसिडर करेंगे जिनमें आयन्स होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है, इन सब में आयन्स हैं, HCl है। तो ऐसी जो एंटिटीज़ हैं जिनमें आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, उनको आप फॉर्मूला यूनिट मास के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस वही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में कि टर्म फॉर्मूला यूनिट इज़ यूज्ड फॉर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन आयन्स। सिर्फ इतना ही फ़र्क है। फॉर्मूला यूनिट का मतलब होता है दोज कंपाउंड्स विच कंटेन आयन्स, इसीलिए उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोला है। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन आयन्स। अब ग्लूकोज में तो आयन्स है नहीं ना, उसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन आयन्स। सिर्फ डेफिनेशन का फ़र्क है, बाकी कैलकुलेशन का मेथड वही है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट जो है उन कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है जिनमें आयन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl। ठीक है, तो NaCl के लिए टर्म आप वही यूज़ करेंगे आप मॉलिक्यूलर मास ही, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का होता है 35.5। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी आएगी 58.5 U। सो दिस इज़ हाउ कैलकुलेशन मेथड इज़ द सेम। आप कर वही चीज़ रहे हैं जो आप ग्लूकोज का मास कैलकुलेट करने के लिए कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे क्योंकि आयन्स है तो हमने उसको नाम फॉर्मूला यूनिट दे दिया, तब उस केस में मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा। मॉलिक्यूलर मास टर्म आपका, टर्म का बस फ़र्क है। मॉलिक्यूलर मास टर्म आप कब यूज़ करेंगे? जब मॉलिक्यूल हो।
जब आयंस इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में आयंस प्रेजेंट है, आयंस है ना, सोडियम ऑक्लोराइड, आयंस प्रेजेंट है, तो जब आप उनके एटॉमिक मासेस का सम करेंगे तो उसको आप मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, तब आप उसको फॉर्मूला यूनिट मास बोलेंगे। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज़ द सेम, sum of atomic masses of ions which are present in a compound, तो वो formula unit mass हो जाता है। ठीक है, so this is how you calculate the formula unit mass। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट जो है आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, वो बस एक रिफ्रेशमेंट की तरह है आपके क्लास 11th में जो ऐड किया गया है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट या मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, या मोल इज़ दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसका वो अमाउंट विच इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर जो अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस होता है, दैट इज़ मोल। सो व्हाट इज़ मोल? इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू, बार बार 12 ग्राम ऑफ C12 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जहाँ भी एटॉमिक मासेस की बात करेंगे वहाँ पे हम रिलेटिव टर्म्स पे बात करेंगे, और रिलेटिव टर्म्स के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज़ करते हैं? कार्बन 12। उसको हमने आर्बिट्रेरली असाइन कर दिया है। यूनिवर्सली अगर हम एटॉमिक मास की बात कहीं भी करेंगे तो हम उसको रिलेट हमेशा C12 आइसोटोप से ही करेंगे। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। ठीक है, सो व्हाट इज़ एक्चुअली 1 मोल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? विच अमाउंट? विच इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। मतलब C12 एटम का 12 ग्राम जितना वे करेगा उतना ही अमाउंट किसी सब्सटेंस का उसका 1 मोल होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ 1 मोल? अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ या विच कंटेन्स एज मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स, इसको आप इस टर्म में भी इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं कि मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन एटम। ठीक है, मतलब 1 मोल क्या होता है? इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स, which contains as many particles as are present in 12 gram of C12 atom। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे, कितने? जितने कि 12 ग्राम C12 आइसोटोप में प्रेजेंट हो, उसको आप मोल बोलते हैं। ठीक है, अब वो डिफ़र करेगा, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग करेगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कार्बन के 1 ग्राम या हाइड्रोजन के 1 ग्राम मोल में उतने ही पार्टिकल्स हों जितने 12 ग्राम ऑफ C12 में है। कहने का मतलब है कि मोल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, या मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है, इट इज़ एक्चुअली दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। समझने की कोशिश करेगा, इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ इक्वल टू या विच कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। ठीक है, उतने किसी भी सब्सटेंस का उतना अमाउंट जिसमें उतने ही पार्टिकल्स होंगे जितने कि कितने किस में प्रेजेंट है? 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में। इसको आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज 1 मोल। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज 1 मोल। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन, बेसिकली जो आपका मोल होता है उसमें बेसिकली उसका एटॉमिक मास ही हम उसके मोल को बोलते हैं। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एनी एटम, एनी आयन, एनी मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, इज़ एक्चुअली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। बस एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मोल हो जाता है। फाइन, सो मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ इक्वल टू, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन
इज़ इक्वल टू 32 ग्राम, क्योंकि इसका 16 एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो 2 हैं तो 32 ग्राम हो जाएगा. सो बेसिकली मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल ऑफ एनी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इट इज़ इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, इतना समझ में आया? फाइन. अब इस ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to what is equal to या is a 1 mole of any substance or is equal to the number of particles which are present in the atomic mass या आपका molecular mass. molecule है तो molecular mass बोलोगे, atom है तो atomic mass बोलोगे. ठीक है, तो 1 mole of any substance is defined as number of particles which are present in its atomic mass या its molecular mass. इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि 1 mole of carbon is equal to 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का atomic mass क्या है 12 ग्राम. ऑक्सीजन क्योंकि मॉलिक्यूल है, आपका एलिमेंट नहीं है. अगर O2 की बात करूँ तो उसका जो आप मोल लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सो mole the quantity of number basically 1 mole is equal to the number of particles which are present in the atomic mass या molecular mass. ठीक है, अब जो आपके number of particles हैं which are present in 1 mole of any substance वो हमेशा सेम रहते हैं और फिक्स रहते हैं. नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. अब कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, कंडीशन क्या है कि वो हमेशा 1 मोल, आप एक ही मोल लें. तो कोई किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक मोल ले रहे हैं तो उसके जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा सेम और फिक्स रहेंगे एंड दे आर ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23. एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया था. एवोगाड्रोस कांस्टेंट है ये. एवोगाड्रो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट किया था और फिर ये लास्ट में उन्होंने हाइपोथेसिस निकाली थी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, number of particles present in 1 mole of any substance are always same and fixed and they are always equal to 6.022 into 10⁻23. और इसी को आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में हमेशा पार्टिकल्स कितने मिलेंगे? कोई भी सब्सटेंस हो, वो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कोई भी स्टेट हो मैटर का, अगर उसका सिर्फ एक मोल आप लेके चल रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमेशा सेम और फिक्स्ड रहेंगे और वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23. फाइन. सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन मोल कॉन्सेप्ट. बेसिकली ये वाली जो डेफिनेशन है ये यूज़ में ज़्यादा है. इट इज़ कंसिडर्ड एज नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एज मेनी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम. फाइन. तो ये डेफिनेशन जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये वाली थोड़ी उतनी रेलिवेंट नहीं है अब. दिस इज़ द डेफिनेशन विच इज़ मोस्टली यूज्ड. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट. फाइन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोलर मास इन मोल्स. अब आप मोलर मास को यूज़ करके, जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको यूज़ करके आप मोल्स कैसे आइडेंटिफाई या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए 2 फॉर्मूलेज़ हैं और इन दोनों फॉर्मूलेज़ में से एक में आप मास यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, और एक में एवोगाड्रोस कांस्टेंट यूज़ करते हैं. एक्चुअली एक फॉर्मूले में आप मास निकालते हैं और दूसरे में पार्टिकल्स दिए होते हैं. तो जहाँ पार्टिकल्स दिए होंगे वहाँ एवोगाड्रोस कांस्टेंट यूज़ करेंगे, जहाँ मास दिया हुआ है वहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला है विच यूजेस मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अगर पार्टिकल्स दिए हैं तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट विच इज़ 6.022. और ये मेंशन किया होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है. जब क्वेश्चन लिखा होता है तो ब्रैकेट में एवोगाड्रोस कांस्टेंट दिया होता है. ठीक है, तो अब अगर जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स यूजिंग मास. सपोज़ कीजिए उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है डैट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स विच आर प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम. 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम नहीं लिखा होगा, 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स नहीं दिए हैं तो जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है? ये वाला, क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है. फाइन. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स? सीधा रखो 48/32. कैसे किया? 48 क्या है? ऑलरेडी गिवन मास है और ऑक्सीजन आपको पता है O2 है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 32.
ठीक है, तो ये आएगा। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स आएगा वो आपका आएगा 1.5 के करीब, 1.5 मोल्स। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोर और लेस इसी फॉर्म में आते हैं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको दूंगी जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स लिखे होंगे और एवोगाड्रोस कांस्टेंट की हेल्प से आप नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वो लिख फाइन। तो अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें 1.5 मोल्स था, उसमें आपको क्वेश्चन उन्होंने मास दिया हुआ था। नाउ बिकॉज देयर आर टू फॉर्मूलाज विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, ये क्वांटिटी दी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स नाइट्रोजन एटम्स के। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस कांस्टेंट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू 8.066 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय जो एवोगाड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू होती है विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23। ये कटी हो जाएगा तो वैल्यू जो आएगी नंबर ऑफ मोल्स की वो आपकी आएगी 1.3 मोल्स। उसके आगे और वैल्यूज़ होंगी, पर राउंड ऑफ करके आप लिखेंगे तो 1.3 मोल्स। राइट, सो दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो। कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी दे देते हैं, वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दे देते हैं एंड देन दे आस्क यू कि कैलकुलेट द मास। फाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, उसमें लिखा है, उन्होंने दिया है 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 moles of water are given and then they are asking you कि इसका मास कैलकुलेट करो, what will be the mass। तो अगर इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखिए तो उन्होंने मोल्स आपको ऑलरेडी दे दिया, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है। आपको क्या पूछ रहे हैं वो, दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट दिस गिवन मास। फाइन, गिवन मास यू हैव टू कैलकुलेट। मोलर मास आपको पता ही है, तो कैसे करेंगे, 2 इधर रखा, x की वैल्यू इधर रखी, 18 कितना आता है, मोलर मास वाटर का 18 होता है, तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36 ग्राम। ठीक है, यानी 36 ग्राम ऑफ पानी में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है कि आपको मोल्स दे दें एंड देन दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 मोल्स। फाइन, सो देन इंटर कन्वर्ट करके आप डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, सो आई होप आपको फॉर्मूला, यूनिट मास, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, मोल की डेफिनेशन या मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन अभी भी नहीं समझ में आई है, या मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट यू कैन यूज़ फॉर इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।